गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने माध्यमिक परीक्षा 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्न के हमने 10 सवाल किए। बाकी सवाल आज करते हैं। सूत्र ध्वजांक विधि से 12,345 भाग 91 को हल कीजिए। तो हमें किस विधि से हल करना है? ध्वजांक विधि से 12,345 में भाग देना है 91 में। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्वजांक देखिए कितना है। ध्वजांक भाजक का इकाई अंक कहलाता है। बचा अंक क्या कहलाएगा? मुख्यांक। मुख्यांक यहाँ पर है 9। तो ध्वजांक विधि से करते समय सबसे पहले जहां पर भी हमें भाग करना है उसके 3 भाग करिए। तो यहाँ पर लिखिए ध्वजांक, यहाँ पर लिखिए मुख्यांक। घात स्थान पर ध्वजांक होता है, आधार स्थान पर मुख्यांक होता है। तो ये 9 और घात स्थान पर ध्वजांक। अब देखो ध्वजांक में 1 अंक है तो भाज्य का अंतिम अंक इसमें रखेंगे, बचे अंक इसमें रखेंगे। 12, 3, 4। हमें क्या करना है? 9 का भाग 1 में देना है। 9 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो 9 का भाग हम किस में देंगे? 12 में। 9 का भाग किस में देंगे भाई? 12 में भाग दिया हमने 9 का, तो 1 बार गया, शेष कितना आया? 3। तो हमें क्या करना है? 3 यहाँ पर लिखना है। अब इसको नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 33। अब 33 तो हमारा नया भाज्य बना। तो संशोधित भाज्य क्या निकलेगा? जो आपका उत्तर आया इसको ध्वजांक से गुणा करके घटाना है। तो 33 में से 1 गया तो 32। अब 9 का भाग 32 में देना है। 9 3 27, बच गए कितने? 5। 5 को हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया 54, नया भाज्य 54 बना। अब हमें क्या करना है? 54 में जो आपका ये आंसर आया इसको ध्वजांक से गुणा करके घटाना है। तो 54 माइनस में 3, 54 में से 3 गए तो 51। अब 9 का भाग 51 में देना है। 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, यानी कि 5 पर जाएगा। 9 पंजे 45, बच गया 6। 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 65 हो जाएगा। तो ये अंतिम शेषफल आएगा यहाँ पर 65 में हमें क्या करना है? 5 को 1 से गुणा करके घटाना है। तो यहाँ पर कितना है भाई? 60। तो यहाँ पर जो 135 है ये क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा तथा 60 क्या कहलाएगा? शेषफल। अब इस सवाल में हमें संकेत भी लिखने हैं। देखो सबसे पहले हमने 12 में भाग 9 का दिया, भागफल 1 आया था, शेषफल 3 रह गया। अब ऐसे देखो 3 यहाँ पर रख दिया तो नया भाज्य हमारा 33 बना। संशोधित भाज्य निकालेंगे। 33 में 1 को 1 से गुणा करके घटाना है तो 32 आ जाएगा। फिर 32 में हमें फिर 9 का भाग देना है। भागफल 3 आएगा तथा शेषफल 5 रह जाएगा। 5 को हमने 4 से आगे लिख दिया तो ये हो गया 54। 54 नया भाज्य बना। संशोधित भाज्य 54 में 3 को 1 से गुणा करके घटाना 51। अब 51 में 9 का भाग देंगे, 5 पर जाएगा, शेषफल 6 आ जाएगा। अब 6 को 5 से पहले लिखेंगे तो नया भाज्य हमारा 65 बनेगा। अब इस खाने में आते ही अंतिम शेषफल आएगा। तो 65 माइनस 1 गुणा में 5 बराबर 60। तो हमारा भागफल आया 135 तथा शेषफल आया 60। अब प्रश्न संख्या 12, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटा q के रूप में लिख देंगे। 5 माइनस √3 बराबर p बटा q, जहां p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है? अंडर रूट वाली जो संख्या है उसको एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ। तो ये अंडर रूट वाली संख्या ये है तो हम क्या करेंगे? इसको इधर रखेंगे और इन सब का इधर पक्षांतरण कर देंगे। 5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसके बटे में 1 करेंगे
तो ये आ जाएगा P। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, Q और एक का Q, Q का भाग Q में देंगे तो एक पर जाएगा, एक को P से गुणा कर दिया। एक का भाग Q में देंगे तो Q पर जाएगा, Q को 5 से गुणा कर दिया। यहाँ पर है -√3। देखो माइनस को भी यहाँ पर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये हम पहले 5 क्यू प्लस का लिख लें, फिर माइनस का P लिख दें बटे में Q। देखो यहाँ P और Q पूर्णांक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 5 5 भी पूर्णांक आ रहा है, Q भी पूर्णांक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पूर्णांक गुणा में भी पूर्णांक, माइनस में पूर्णांक है, और बटे में भी क्या है, पूर्णांक। आप पूर्णांक का जोड़ बाकी गुणा भाग, रिजल्ट क्या आता है भाई, पूर्णांक आता है। और हमने ये पढ़ा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है, तो इसलिए 5Q - P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √3 भी, तब √3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये इसके बराबर ही है। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने के कारण प्राप्त हुआ है। देखो हमने गलत कल्पना की, जो ये थी हमने इसको परिमेय संख्या मानी। इसका मतलब अगर हम ये कल्पना नहीं करते तो ये विरोधाभास भी नहीं आता। तो अतः निष्कर्ष निकलता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम करेंगे इसको। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को P पर बाह्य स्पर्श करती है तथा AB व AC को आगे बढ़ाए जाने पर QO व R पर स्पर्श करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो ये बाह्य बिंदु A है, A से ये स्पर्श रेखा हो गई AQ और AR। तो ये कह रहा है कि जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC को बाह्य स्पर्श करता है किस पर, P बिंदु पर। तो ये P बिंदु है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, सीधा हमें क्या करना है, AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। आपको पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। हल, ये आपको पता है, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, तो AQ बराबर होगी AR। ऐसे बाह्य बिंदु यहाँ पर B है, B से BQ बराबर होगी BP। ऐसे बाह्य बिंदु C है तो ये बराबर होगी CP बराबर होगी CR। अब देखो हमें AQ याद करना है। AQ याद करें तो AQ कैसे निकलेगा, देखो AQ किसके बराबर है, AB प्लस में BQ। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, AB प्लस में BQ, या AQ बराबर AB प्लस में BQ किसके बराबर है भाई, BP के, तो BP। इसको हमने समीकरण नाम दे दिया 1। ऐसे यदि हम AR बराबर देखें तो AC प्लस CR, या हम ये कहें AR बराबर AC प्लस में CR किसके बराबर है भाई, CP के बराबर है। अब यहाँ पर देखो AR किसके बराबर है, AQ के बराबर, तो हम इसको AR की जगह AQ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। 1 व 2 को जोड़ेंगे तो AQ प्लस में AQ, LHS पक्ष में जुड़ गया। अब RHS पक्ष देखिए, AB प्लस में BP
इसमें देखिए ए सी प्लस में सी पी, देखो ए क्यू 2 AQ हो गया, ए बी प्लस में ए सी, इसको साथ लिख दिया, इसको बी पी प्लस में सी पी। देखो बीपी और सीपी मिलकर क्या बन गई, बीसी भुजा बन गई। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस में ए सी प्लस में बीसी। अब देखो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। अगर हम ए क्यू ज्ञात करें तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे में 2, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। इस तरीके से होगा। अगला सवाल देखिए, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, एक तो बेलन का आयतन है वो तो है 30 पाई घन सेमी, इसके बाद है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है, या पहले हम इसको देखें, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो गया 30 पाई। इसको हम समीकरण नाम दे दें एक। दूसरा क्या लिखा हुआ है, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यह है 6 पाई वर्ग सेमी। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, 1 में 2 का भाग देंगे, 1 में 2 का भाग देने पर तो पाई आर स्क्वायर एच बटे में पाई आर स्क्वायर, इसके बटे में ये, तो 30 पाई बटे में 6 पाई, ये इससे कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 6 पंजू 30, 5, यहाँ बच गया एच। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई भाई, ऊंचाई बराबर 5 सेमी। इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 8 रुपए, उसके बाद के लिए 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तथा किराया y रुपए है, तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, उसके बाद के लिए किराया 5 रुपए। देखो तय की गई दूरी x किलोमीटर है, किराया y रुपए है। कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर, कुल किराया y रुपए। देखो पहला किलोमीटर का किराया भाई, कुल किराया है वो y रुपए है, इसका मतलब पहले किलोमीटर का किराया हमने 8 रुपए दिया। अब देखो कुल दूरी हमारी x है, अब 1 किलोमीटर किराया हमने 8 रुपए दे दिया, तो दूरी हमारी कितनी बच गई, x माइनस 1, ये घटा देंगे। तो इसका प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 5 रुपए, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे बराबर y। उसके बाद के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 प्लस में 5 को x से गुणा करेंगे 5x, 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे -5 बराबर y। 5x, इस y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का y, 8 में से 5 गया तो 3 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5 में भाग देना है। देखो इसमें सबसे पहले बड़ी घात लिखिए x स्क्वायर,
ये माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी घात फिर उससे छोटी घात वाला चर लेंगे, फिर अचर बदलेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स क्यूब। इसका मतलब इसमें उच्चतम घात है एक्स क्यूब, इसमें उच्चतम घात है माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इसमें भाग देंगे तो देखो यहाँ पावर 3, यहाँ पर पावर 2, इसका मतलब पावर एक्स की पावर 1 रहेगी, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगा। तो हमें भाग कितने भर देना है, माइनस एक्स भर देना है। अब माइनस एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स। घटाते समय नीचे का चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का जो प्लस का, ये खत्म हो जाएगा। 3x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के 2x स्क्वायर बच गए। ये 3x प्लस का ये माइनस का, तो प्लस के 2x रह गए, माइनस का 5। अब उच्चतम घात वाला यहाँ पर पद है माइनस 2x स्क्वायर, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब प्लस 2 पर देंगे भाग। तो प्लस 2 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस 1 से गुणा करेंगे 2 को, तो माइनस का 2, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म, ये भी खत्म, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के बच गए 3। तो ये हमारा भागफल तो कितना आया, भागफल माइनस एक्स प्लस 2, ये हम इसको 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो शेष है वो आया माइनस का 3। तो इस तरीके से इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा बचे क्वेश्चनों को, उसमें देखेंगे।